स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो आज फिर हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का सेट जो है उसका हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो क्वेश्चन उठाया है रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है वॉल्यूम 1 वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। जो उसमें प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आज यहाँ हम डिस्कस कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बताइए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका तीनों साइड इक्वल हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का वो याद रखिएगा √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज में जो होता है तीनों साइड इक्वल होता है, ए और तीनों जो एंगल होता है वो इक्वल होता है आपस में। यही समबाहु त्रिभुज होता है। ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए दिया हुआ है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 24√3 सेंटीमीटर। तो ये √3/4a² बराबर क्या हो जाएगा 24√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये a² बराबर हो जाएगा 24×4। तो इस a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन साइड कभी भी निगेटिव होगा, साइड निगेटिव नहीं होगा। साइड भुजा का जो वैल्यू होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ हम सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे। अदरवाइज अगर ये स्क्वायर उस साइड रूट में जाएगा तो ये दो वैल्यू देगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अब देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा 24 और गुना 4। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालिए तो 4 2 निकलेगा और ये हो जाएगा 6×4 तो 2√6। तो ये हो जाएगा 4√6 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे आगे पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, समबाहु त्रिभुज की यहाँ बात कर रहे हैं, तो परिमाप जो होता है वो होता है 3 ये होता है ये जहाँ क्या है भुजा है, समबाहु त्रिभुज का साइड है। तो मेरे पास भुजा यहाँ निकल गया, तो अब परिमाप 3 और भुजा का वैल्यू 4√6 निकला है। तो 4 तिया 12√6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये स्क्वायर नहीं होगा, ये है मेरा आंसर हो जाएगा 12√6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो आपके डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। समझ में आया? ये समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब दिया हुआ है एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ये क्या करता है, दो को क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। क्रमिक छूट कहने का अर्थ ये हुआ कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, दो सक्सेसिव, पहला देता है 20% का और दूसरा डिस्काउंट देता है 10% का। दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो जो बेचता है, कहने का अर्थ ये हुआ SP, वो 108 रुपया वो पाता है। अब देखिए आपको पता होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है।
अगर किसी चीज़ का छूट जो किस पे मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, तो ये जो बेस वैल्यू होगा वो मार्क प्राइस को डिनोट करेगा, यहाँ भी मार्क प्राइस को डिनोट करेगा। तो आप देखिए 5 का कोई वस्तु था और छूट देने के बाद वो क्या 1 का छूट देंगे, 5 का वस्तु और 1 का छूट दें तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, ये SP 4 ये MP। अब देखिए मार्क प्राइस, अब 10 का कोई वस्तु था और 1 का छूट दिया तो कितना हो गया, 10 का वस्तु था 1 का छूट तो 9 दे दी हो गया। अब देखिए अगर क्रॉस में कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको पहले कर लेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो आगे का वो सिंपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 5 और 2, तो अब ये कीजिए 25, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18, यानी कि SP अगर 18 है, 25 का कोई वस्तु था तो 18 में उसको बेच रहा है, तो 18 यूनिट का वैल्यू देखिए दे रखा है 108, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 6 रुपया आएगा। और हमारे पास पूछ रहा था कि उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य मेरा 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट का वैल्यू 25 गुना 6 कीजिए तो ये हो जाएगा 150 रुपया। तो यही पूछ रहा था कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो 150 रुपया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको इस तरीका से नहीं करना है तो एक और हम तरीका बता रहे हैं, उस तरीका से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ जो है सक्सेसिव इंक्रीज, तो इसका फार्मूला क्या, आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या जानते हैं, A प्लस बी प्लस ए माइनस AB बटे 100, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला। तो देखिए पहला डिस्काउंट 20 है, दूसरा डिस्काउंट 10 है और पहला फिर 20 और 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 30 माइनस ये हो जाएगा 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2, तो 28% का डिस्काउंट मिला, 28% का डिस्काउंट मिला उसको, जो वो जिस वस्तु को वो बेच रहा था दुकानदार, उसने 28% का एक मुफ्त डिस्काउंट उसको दिया। तो पहले हमारा MP जो था 100 था, नहीं तो MP 100 था, तो 28% का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया ये, तो आप कहिएगा कि 72 हो गया, 72 रुपया का। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 72। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता होगा। चलिए यहाँ हम इरेज कर रहे हैं। अब ये 72 कैसे आया, ये आपको पूछना नहीं है कैसे 72 आया। देखिए 100 का कोई वस्तु था, उसको 28 रुपया का क्वेश्चन के अनुसार से 28 का डिस्काउंट दे रहा था, तो वो 72 का हो गया। तो अब देखिए 72 यूनिट हो गया। अब इसने 72 यूनिट का वैल्यू दे दिया है, 72% का वैल्यू, ये परसेंट में निकला, ये 100%, 100 पे ही कोई चीज़ परसेंट होता है, तो 72% का वैल्यू यहाँ 108 दे रखा है, तो 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं 108 बटे 72। मार्क प्राइस मेरा 100% है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 108 बटे 72 गुना 100 कीजिए। अब देखिए यहाँ से भी वही आएगा 150, कैसे, तो इसको 9 से कीजिए तो 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 6, तो 25 गुना 6, तो ये हो जाएगा 150 रुपया। इससे भी वही आया, सक्सेसिव का डिस्काउंट का फार्मूला लगा के भी सेम आया। तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करवा रहे हैं,
आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए, और एएलपी वगैरह जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करवा दें और वो आपके एग्ज़ाम में आए ही नहीं। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन करने के चक्कर में एग्ज़ाम में जो हमसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छूट जाते हैं। एग्ज़ाम में कोई हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से जो है अच्छा स्कोर 25+ स्कोर करके आराम से आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है। दिया हुआ है एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 घंटा तक चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए 4 किलोमीटर पर आवर उसका गति है और चल कितना रहा है, 3 घंटा वो दौड़ रहा है। टाइम कितना देर के लिए वो चल रहा है, 3 घंटा के लिए, और ये स्पीड हो गया, स्पीड इसका ये हो गया, टाइम ये हो गया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, 40 किलोमीटर पर आवर गुना 3 आवर, तो देखिए आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12 किलोमीटर आएगा। डिस्टेंस आया 12 किलोमीटर। अब देखिए क्या पूछ रहा था कि 16 किलोमीटर पर आवर की गति से वो वापस दौड़ कर आता है, तो उसको दौड़ के आने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए डिस्टेंस हमको पता है और स्पीड भी पता है। दौड़ कर जो आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है कितना से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ के आ रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 12 किलोमीटर बटे 16 किलोमीटर पर आवर, तो आवर किलोमीटर से किलोमीटर ये कट जाएगा और आवर ऊपर चला जाएगा, तो 12 बटे 16 आवर का उसको समय लगेगा। लेकिन ऑप्शन देखिए तो आपको मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 4 तिया 12, 4 चौका 16, 15 चौको 60, 15 तिया 45 मिनट उसको दौड़ कर वापस आने में समय लगेगा। ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये कहिएगा 60 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो जब भी एक बात याद रखिए, जब भी आपको घंटा से मिनट में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी मिनट से घंटा यानी कि आवर की ओर आना हो तो मिनट जो दिया हो, गिवन मिनट जो दिया हुआ है उसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो घंटा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वो संख्या क्या होगा। कोई संख्या ए है, उसका 2/3 का 1/4 100 है, तो संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा, ये बराबर निकल जाएगा 4 तिया 12, 50 गुना 12, तो ये बराबर निकल गया 600, ये बराबर 600। यही हमसे पूछ रहा था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सॉल्व हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √3 डिवाइडेड बाई 2 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस विकर्ण कहते हैं, और जो थीटा, जिस थीटा से भी आप बात करते हैं उसके सामने का जो होता है परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप प्रत्येक क्वेश्चंस को गलत करिएगा।
अब देखिए दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या क्या होता है, साइन थीटा जो होता है P/H होता है। देखिए P/H, तो P बराबर क्या, √3/2, तो P हो गया √3 और H हो गया 2। तो आप B निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बेस जो B आपको पता करना होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3 माइनस वो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा √1। √1 का वैल्यू 1 होता है। तो इस B का वैल्यू जो है 1 निकल गया। P का वैल्यू पता था √3 और H का वैल्यू 2। तो अब देखिए आराम से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। माने हम इसमें थीटा इसको बोल रहा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस 1, तो टेन थीटा का वैल्यू √3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब दिया हुआ है यदि एक दुकानदार को 3750 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। यानी कि SP जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3750, 3735। किस केस में, इस केस में 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% में CP जो है 100% है। तो CP अपने आप में 100% होता है। 10% का लॉस हुआ तो SP हुआ कितना, तो आप कहिएगा कि 100% माइनस 10%, तो ये 90% हो गया SP। यानी 90% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3735। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 3735 डिवाइडेड बाई 90। अब 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये क्या है 100% CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 3735 डिवाइडेड बाई 90 और गुना 100। तो ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए, तो 9 चौका 36, 1 9 9 और बचा 4, अब 5 उठा 9 25, तो ये हो जाएगा 4150 रुपया। क्या हो गया CP हो गया। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकल गया 4150 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ तक क्वेश्चन ये कह रहा था, आगे बोल रहा है कि 10% का लाभ हो। तो लाभ होने के लिए 10% का लाभ हो तो इसी का 110%, यानी कि जब 10% का लाभ हो तो वस्तु को कितना में बेचेंगे SP। 10% का लाभ हो तो 100% तो मेरा CP है और 10% इसमें जुड़ जाएगा, तो 110% हमको चाहिए। तो CP का 110% निकालिए। CP कितना है 4150 गुना 110/100, यही हो गया इसका। तो अब ये निकाल लीजिए, 11 पचे 55, 5 11 5 16 और 11 चौका 44, 1 45, 4565 आपका जो होगा B ऑप्शन। देखिए B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे और मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले कह रहा था कि 10% का हानि हो रहा है और बेच रहा है, अगर 3735 में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। हमने CP को 100% मान लिया। अगर 10% का लॉस हो रहा है तो मेरा SP कितना हो जाएगा 100% माइनस 10%, 90%। 90% यानी हमारा 90% का जो वैल्यू इसने दिया हुआ है 3735। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालें और
उसके बाद 1% का निकल गया तो हम 100% का निकाल सकते हैं। 100% का निकाले तो 3735 डिवाइडेड बाई 90 गुना 100 किए तो ये निकल गया 4150। अब कह रहा था कि कितना में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ कहने का अर्थ क्या हुआ कि 100 तो मेरा सीपी था और 10 हमको लाभ चाहिए, तो टोटल हो गया 110%। और अब 110% तो सीपी का 110% निकाल दीजिए, वही मेरा एसपी हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। ये आप एक बात गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो परसेंटेज और फ्रैक्शन का खेल है। अगर आपको परसेंटेज बेहतर तरीक़ा से आ रहा है, बोले तो बेहतर नॉलेज है अगर आपको परसेंटेज का, तो आप इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य होता क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि अंकगणितीय माध्य क्या है। तो इसको एक तो इंग्लिश में मीन बोला जाता है, और ये है कुछ नहीं, बेसिकली ये एवरेज औसत जैसा ही होता है। तो चलिए, दिया हुआ है 20 गो परीक्षण है, उसका जो अंकगणितीय माध्य कितना दिया हुआ है 15.5, यही दिया हुआ है 15.5। ये क्या है माध्य जो दिया हुआ है, ये 20 गो कोई संख्या है, नंबर्स ऑफ संख्या 20 गो संख्या है, उसका माध्य जो है ये दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है, बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण 24 की बजाय 24 जो लिखना था उसके बजाय क्या लिख दिया 42 पढ़ लिया। तो सही माध्य का पता लगाएं, यानी ये कितना का ये अंतर किया होगा इसका हमको पता लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए 24 की जगह पे 42 लिखा गया, तो अब बताइए एक्स्ट्रा लिखा गया होगा या कम लिखा गया होगा, इसके वजह से माध्य बढ़ गया होगा या घटा होगा। तो आप सिंपली ये कह दीजिएगा कि इसके वजह से माध्य बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ा होगा भाई? तो आप देखिए कि 24 ही था लेकिन 42 गलती से 42 लिख दिया गया, तो बढ़ा कितना होगा? तो 42 में से आप 24 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 1, ये हो 3 में से 2 गया 1, 18। तो ये बढ़ा कितना होगा 18 बढ़ गया होगा, 18 जो है प्लस में बढ़ गया होगा, यानी कि नंबर्स का जो योग होगा वो 18 बढ़ा होगा। तो 18 प्लस जो हुआ तो वो 20 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल जो नंबर्स था वो 20 था। तो ओवरऑल बात करें तो 0.9 निकल के आया माध्य। ये कितना क्या निकल के आया? माध्य निकल के आया। 0.9 मेरा माध्य निकल के आया, यानी कि 0.9 से ये माध्य बढ़ गया होगा। तो ओरिजिनल माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0.9 माध्य में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये 14.6। आप देखिए 14.6 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इसका सम निकालते। ये तो आपको शॉर्ट और कंसेप्चुअल जो बात हुआ वो हम बताए। अब आप बेसिक वे से कैसे कर सकते थे? तो इसका पहले आप एवरेज जो दिया हुआ है इसका सम निकालते। तो सम कैसे निकालते? इस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो सम निकल जाता। इसके बाद ये जोड़ते, फिर करते, ये घटाते उस नंबर से, फिर माध्य निकालते। मतलब कि जो काम पहले किए उसको फिर से दोहराते, उसके बाद ये आपका आंसर आता। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते थे। अब देखिए 24 के बजाय 42 लिख दिया, तो यहाँ आपको ये समझना था कि वो एक्स्ट्रा लिख रहा है, तो जो एक्स्ट्रा लिख रहा है उसको हमको घटाना भी पड़ेगा। तो टोटल 20 नंबर पे 18 एक्स्ट्रा लिख रहा है, तो ओवरऑल माध्य कितना एक्स्ट्रा लिख रहा होगा उसने?
तो मात्र 0.9 एक्स्ट्रा लिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ गिवन माध्य है उसमें से 0.9 घटा देंगे तो मेरा ओरिजिनल निकल के आ जाएगा। तो इस पहले बढ़ाने वाला बताए, अब पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे घटने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। मान लिया हम मूलधन जो है पी है, पी मेरा मूलधन है, जो मूलधन है वो पी है। 9 महीने में 9 मंथ, ये 9 मंथ में हो कितना जा रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उस जो हो रहा है ये प्रिंसिपल 9 महीना में, उसमें क्या होगा, उसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा, यानी कि वो जो अमाउंट होगा मिश्र धन होगा। तो आप अमाउंट जो हो रहा है वो मेरा 1000 हो रहा है। तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1000 माइनस पी, यही होगा। और मेरा रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट 8% दिया हुआ है, बेसिक बता रहे हैं। अब देखिए, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला लगा दीजिए। तो SI बराबर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और ये महीना में दिया है, लेकिन जो रेट है वो ईयर में दिया हुआ है, तो महीना को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड कर दी। अब देखिए ये हो जाएगा, आपको कैंसिल कीजिए, तो कैंसिल भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस पी बराबर 3 दूना 6p बटे 100। तो अब यहाँ से आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 2 0 3 0 यहाँ 2 5, तो 1 पे हो जाएगा 5 0 माइनस 100p बराबर हो जाएगा 6p। तो अब आप यहाँ से कीजिए, तो ये हो जाएगा 106p बराबर 1 पे 5 0 डिवाइड, तो p बराबर क्या हो जाएगा 100, 5 0 डिवाइडेड बाई 106। इसको कीजिए कैलकुलेट, तो ये आएगा 943 943.396 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 943.4 रुपया, यही मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल। अब ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लास्ट में एक कैलकुलेशन था और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में था, बस दिखने में ये बड़ा लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 5 लीटर चीनी में के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है 5 लीटर, उसमें जो है चीनी कितना है, चीनी जो है 6% चीनी है। तो अब देखिए इसमें चीनी कितना है, तो निकालिएगा, तो 5 लीटर गुना 6 बटे 100, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 बटे 100, यानी कि 0.3 लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर में ये हो गया चीनी। चीनी का मात्रा 0.3 हो गया। अब बोल रहा है कि 1 लीटर जो है उस पानी वाष्प बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो देखिए अब इतना, अगर 5 लीटर में 0.3 लीटर चीनी है तो पानी कितना है,
पानी हो जाएगा 5 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 4.7 लीटर जो है ये पानी है। 4.7 लीटर, 4.7 लीटर पानी है और 1 लीटर वाष्प बन जाता है। वाष्प बन जाता है 1 लीटर पानी। वाष्प बनने के बाद एक एक चीज़ हम लिख रहे हैं, बनने के बाद जो होगा वो बचेगा कितना, तो 4.7 माइनस 1, तो 3.7 बच रहा है वाष्प बनने के बाद। अब पूछ रहा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चीनी है कितना, चीनी 0.3 है। अब टोटल पे निकालना पड़ेगा, तो टोटल जो है 3.7, तो इसमें पानी हो गया और चीनी जो एक्स्ट्रा था वो 0.3, तो इसमें जुड़ जाएगा। टोटल जो बाद में वाष्प बनने के बाद जो मिक्सचर होगा वो कितना होगा, 3.7 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 4 लीटर जो होगा टोटल मिक्सचर हो जाएगा। अब 4 लीटर मिक्सचर जो होगा तो इस पे निकालेंगे, गुना 100 करेंगे तो 25 चौका 100, 25 हो जाएगा यहाँ, 25 तिया 75, यानी कि 7.5% चीनी हो जाएगा बाद में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आप यहाँ देख सकते थे, आप यहाँ देखते भी नहीं, 5 लीटर था तो 1 लीटर पानी जो गया, तो ओवरऑल जो चीनी पे डिफरेंस पड़ेगा। मिक्सचर तो ओवरऑल वही रहेगा, इसके परसेंट पे डिपेंड लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल बात करें मिक्सचर का तो ओवरऑल मिक्सचर तो उतना ही रहेगा जो पहले था, और वाष्प बन रहा था 1 लीटर तो उससे घटा के। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आया है उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है ए और बी के वेतन का योग, ए प्लस बी का जो वेतन है इसका योग कितना दिया हुआ है, 25,000। 25,000 रुपया है। वे अपने वेतन का 75% खर्च कर लेते हैं। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, बाकी बचत का अनुपात इतना है, तो उनके वेतन का पता लगाएं। जो ये बोल रहा है ये 25,000 दिया है, बचत का दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी के वेतन के बचत का योग 25,000 रुपये है। तो आप देखिए ए बी का जो वेतन का बचत है वो दिया है 25,000। बाद में रेशियो भी आप देखिए दे दिया है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 14:11 दिया हुआ है। ये बचत का रेशियो है, ये भी बचत का योग दिया हुआ है और बचत का रेशियो दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप ए और बी का इंडिविजुअली जो है बचत निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेशियो पता चल गया और टोटल बचत पता चल गया, तो हम ए बी का इंडिविजुअल जो है बचत निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो ए का जो बचत होगा, ए का जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा, 14/25, हम बताए थे दोनों का जोड़ 25 होगा, गुना 25,000, तो ये 1,000 हो गया। तो आपको ए का जो बचत है 14,000 हो जाएगा, और बी का जो बचत निकालिएगा, बी का तो हो जाएगा कितना, बी का बचत निकालिएगा तो 11/25, तो ये हो जाएगा 25,000, तो ये हो जाएगा 11,000। ये बचत हो गया। आपको आपके पास ये क्या हो गया, बचत हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ से अब आपको यही पूछ ही रहा था कि उनके वेतन का पता लगाइए, तो यही आपसे पूछ रहा था। तो 14,000 और 11,000, ऑप्शन आपका देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ए का जो हो जाएगा वेतन वो हो जाएगा 14,000, बी का हो जाएगा 11,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो रही है, और यदि वर्तमान मूल्य 60
ये तो रेट हो गया भाई। और प्रिंसिपल 60, उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, इतना है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद टाइम हो गया 2 वर्ष। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सक्सेसफुली इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन जो है सक्सेसफुली इंक्रीज करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। मूल्य बढ़ रहा है तो वो सक्सेसिवली बढ़ेगा। तो अब देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 3/20। अब हम बताए थे कि नीचे में जो चीज़ रखा रहता है उसका स्क्वायर कीजिए, तो आप 20 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, 400 होगा 20 का स्क्वायर। अब 400 को इसको P मान लीजिए, तो 400 को हम P माने तो फर्स्ट साल तो दोनों का 3/20 से हो जाएगा, 20 तिया 60। ये रेट परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज किए हैं। यहाँ से भी सेकेंड पर का निकालिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3/20 से, तो ये 60 हो जाएगा। फिर देखिए इससे पहले एक लग रहा है ब्याज, तो वो भी हो जाएगा 3/20 से ही, तो 9 हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो पहले देखिए आप यहाँ से प्रिंसिपल ये माने हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टोटल जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इतना, तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120, यानी कि 129 यूनिट बढ़ रहा है 2 साल में। 129 यूनिट 2 साल में बढ़ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? इसको हम मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिए। देखिए 129 यूनिट जो बढ़ रहा है, प्रिंसिपल 400 है, 400 यूनिट का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 60, 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, तो 2 जीरो तो पीछे का कैंसिल हो जाएगा। अब ये 15 से, तो ये हो गया 15,000, एक यूनिट का वैल्यू 15,000 हो गया। तो 129 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 15,000 गुना 129 गुना 15 कीजिए, तो 15 नमा 135, 5 13, 15 दूना 30, 13 43, 4 15 4 19, तो ये हो जाएगा 19 और ये 3 जीरो, ये हो गया 19 35 3 जीरो, ये हो गया CI। यानी कि इतना तो उसका मूल्य 2 साल में बढ़ रहा है, इतना मूल्य उसका 2 साल में बढ़ रहा है, ये सिर्फ ब्याज बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो उस फ्लैट का जो कीमत होगा, रहने वाला फ्लैट का कीमत कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है, यहीं यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए यहीं हम लिख देते हैं 193500 000597935, ये हो जाएगा ओवरऑल जो उसका फ्लैट का मूल्य 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 7935। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस टाइप का जो जब भी इस टाइप का देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जनसंख्या पर जो जनसंख्या दिया होगा, जनसंख्या का रेट इतना % से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद इस मोहल्ले का जनसंख्या कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन कि किसी फ्लैट या रहने वाले का वर्तमान मूल्य इतना है और ये इतना % की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद कितना होगा, या दिया होगा कि इतना % रेट से घट रहा है, तो 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो इस टाइप से भी ऐसे करना है, सेम ऐसे करना है। अगर देता कि घट रहा है तो हम इसमें से इतना घटा देते, दिया हुआ है बढ़ रहा है तो इतना हम जो निकला उसको बढ़ा दिए, यानी कि जोड़ दिए, तो वो जो निकला वो हो गया। तो आपको आज हम बताए जो है, आपको आज बताए क्वेश्चन जो बताए वो RRB NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें भी आपको सेम
हम जो बता रहे हैं मिक्स्ड यो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सेट प्रैक्टिस आपका करवा रहे हैं, अच्छा कीजिए, आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। यहाँ जो है क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, या जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।